हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट बेसिक्स ऑफ ट्रांसलेशन। हम लोग ट्रांसलेशन को 2 लेक्चर में ख़त्म करेंगे, स्मॉल लेक्चर में, जिसको आप लोग इजीली समझ सकते हैं। इसके पहले हम लोग डिस्कस किए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जेनेटिक कोड क्या होता है, फीचर ऑफ जेनेटिक कोड होता है। तो ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप लोग इजीली यहाँ से देख सकते हैं। और आपको दोस्तों कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट के साथ वहाँ पे सेंड कर सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशन होता कहाँ पे है। तो जिस तरीके से हम लोग देखे थे कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है, तो प्रोकैरियोट के केस में साइटोप्लाज्म में, और यूकैरियोट के केस में कहाँ पे होता था ट्रांसक्रिप्शन, न्यूक्लियस में। बट ट्रांसलेशन जो होगा वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के केस में कहाँ पे होगा, वो होगा हमारे पास क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म में। ओके, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि कहाँ पे होता है। तो आपको पता चल गया ट्रांसलेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। अब ये होता क्या है, तो इसमें अगर बेसिकली हम लोग देखें, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम mRNA स्ट्रैंड, और अगर इसको हम लोग डिफाइन करें तो इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द mRNA। ये लाइन क्यों लिखी गई, सीक्वेंस ऑफ बेसिस mRNA, क्योंकि हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे जेनेटिक कोड के बारे में। तो जेनेटिक कोड क्या होता है कि हमारे पास जो mRNA स्ट्रैंड होता है ना, न्यूक्लियोटाइड्स का चेन बना होता है, तो इसमें जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड जो होंगे वो मिल करके क्या बनाएंगे, वो हमारे पास एक कोडॉन बनाते हैं। ठीक है, अब ये कोडॉन किस एमिनो एसिड को कोड करेगा, ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इस नाइट्रोजनस बेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये किस तरीके का कोडॉन बनाएंगे। जिस तरीके का कोडॉन बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास अमीनो एसिड की चेन मिलती चली जाएगी। तो ये डिपेंड करता है किसमें, इस सीक्वेंस पे। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द mRNA। ओके, आपको याद रखना है डीएनए नहीं है, ये mRNA का स्टैंड है। एचएनआरएनए भी नहीं होगा, क्योंकि यूकैरियोट के केस में क्या हो जाता है, प्रोसेसिंग के बाद भी mRNA बन जाता है। तो आपको यहाँ पे कॉमन याद रखना भी, mRNA जो है वो क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उसके पास जो सीक्वेंस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, तो हमें पता है कि यहाँ पे इसको प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, क्या क्या ज़रूरी है। तो पहला चीज़, एक तो हमें पता चल गया कि mRNA का स्ट्रैंड होना बहुत ज़रूरी है, जिस पे क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होंगे। उसी के बेसिस पे हमारे क्या कहते हैं, पता चलेगा कि कौन सा अमीनो एसिड बनेगा। दूसरा होता है राइबोसोम। ओके, राइबोसोम। नेक्स्ट होता है, वो होता है टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए। उसके बाद टीआरएनए के बाद अब इस राइबोसोम के फॉर्मेशन में हमको पता है कि आरआरएनए और प्रोटीन जो है मिल करके ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाती है। उसके बाद एक एंजाइम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इस प्रोटीन एमिनो एसिड को टीआरएनए पे ट्रांसफर करवाने के लिए। उसका क्या नाम है, एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, या हम इसको बोल सकते हैं टीआरएनए लाइगेज। क्या बोलते हैं, टीआरएनए लाइगेज। तो इनका सबका अलग अलग फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अच्छा, अब आइए स्टार्ट करते हैं राइबोसोम से। तो राइबोसोम क्या है, अब आप लोग इसको सेल वाले चैप्टर में अच्छी तरीके से पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करता हूँ। जो बैक्टीरिया में राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है। किसका होता है, 70S टाइप का। और यूकैरियोट में किसका होता है, 80S टाइप का। ठीक है, और इसमें जो राइबोसोम है वो 2 यूनिट, जैसे ये क्या है, लार्जर यूनिट, और ये क्या है, स्मॉलर यूनिट। तो इसमें जो बैक्टीरिया के केस में लार्जर सब यूनिट होता है, किसका बना होता है, 50S। ठीक है, और स्मॉलर सब यूनिट 30S। इस यूकैरियोट के केस में 60S एंड ये 40S स्मॉलर सब यूनिट। तो आपको ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब इसमें जो दोनों यूनिट होती है ना, तो प्रोटीन सिंथेसिस के पहले दोनों अलग अलग होती हैं। मान लीजिए इस तरीके से, लार्जर सब यूनिट अलग और स्मॉलर सब यूनिट अलग। जब प्रोटीन सिंथेसिस होनी होती है तब ये आपस में एसोसिएट होती है। इसके लिए एक आयन रिस्पॉन्सिबल होता है, मैग्नीशियम 2+। क्या होता है, मैग्नीशियम आयन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके एसोसिएशन के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है विच आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसोसिएशन ऑफ लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। तो कौन सा होता है, मैग्नीशियम 2+ आयन। ठीक है, और ये कब होगा, प्रोटीन सिंथेसिस के समय जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आफ्टर प्रोटीन सिंथेसिस ये क्या हो जाएंगे, फिर से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट, वन इज लार्जर एंड अदर इज स्मॉलर। दे आर एसोसिएटेड विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। आफ्टर प्रोटीन सिंथेसिस दे द सब यूनिट्स सेपरेट। ओके, अब देखिए इसमें जो हमारे पास राइबोसोम है, इसमें रीजन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से रीजन होते हैं, या साइट हम बोल सकते हैं,
तो इसमें जो है 3 साइट होती है। कौन कौन सी साइट होती है? ई साइट और पी साइट। इनका क्या फंक्शन होगा अभी हम देखते हैं, और इनको क्यों ए साइट, पी साइट और ई साइट बोल रहे हैं ये भी देखेंगे। तो ये है आपके पास 3 साइट, ये है ए साइट, ये है पी साइट एंड ये है ई साइट। कौन साइट है? ई साइट। अब इनका नाम क्या होता है? ए डी एसिलेटेड टीआरएनए एग्जिट वाया ई साइट या एग्जिट साइट भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि जब टीआरएनए एमआरएनए क्या कहते हैं, जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है तो टीआरएनए क्या करता है? एमाइनो एसिड को लेकर के जाता है। जब एमाइनो एसिड पेप्टाइडल चेन में चला जाता है, तब जब फ्री टीआरएनए है वो इस एग्जिट साइड से बाहर आ जाता है, और उस फ्री टीआरएनए को बोलते हैं डी एसिलेटेड टीआरएनए। क्या बोलते हैं? डी एसिलेटेड। जब टीआरएनए एमाइनो एसिड से अलग हो जाता है तब उस टीआरएनए को क्या बोलेंगे? डी एसिलेटेड टीआरएनए। तो ये कहाँ से एग्जिट होता है राइबोसोम से? एग्जिट साइड से निकलता है। इसी तरीके से पी साइट को हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइडल टीआरएनए बाइंडिंग साइट। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास टीआरएनए है, अब उसके पास एमिनो एसिड की चेन आ जाती है, तो ये जो साइट होगी ये दो काम करती है। एक तो हमारे पास फर्स्ट जो टीआरएनए बाइंड करता है एमआरएनए स्ट्रैंड से, वो पी साइट पे बाइंड करता है। तो आपको ये भी याद रखना है, फर्स्ट एसिलेटेड टीआरएनए आपको याद रखना है। ठीक है, एसिलेटेड टीआरएनए बाइंड विद, ठीक है, या एमिनो एसाइल टीआरएनए बाइंड विद विच रीजन? ए ई साइट, पी साइट, ए साइट। तो आपको याद रखना है पी साइट पे। तो फर्स्ट एमिनो एसाइल टीआरएनए बाइंड विद पी साइट, ठीक, बाइंड एट पी साइट। और इसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइडल टीआरएनए बाइंडिंग साइट। क्यों पेप्टाइडल बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टीआरएनए तो बाइंड ही होता है, साथ ही साथ जब हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस चल रही होती है तो यहाँ पे जो एमिनो एसिड की चेन वाली होती है वो यहाँ पे टीआरएनए जो होता है उसके साथ बाइंड होती है। ओके, उसके बाद ए साइट को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट एमाइनो एसाइल टीआरएनए के बाद जितने भी टीआरएनए एमाइनो एसाइल टीआरएनए आएंगे, ठीक है, अमीनो एसिड टीआरएनए आएंगे, वो कहाँ पे बाइंड होंगे? ए साइट पे बाइंड होंगे। कहाँ पे बाइंड होंगे? ए साइट पे। इसीलिए इसको बोलते हैं एमाइनो एसाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट। होल्ड इनकमिंग टीआरएनए, ठीक है, इनकमिंग टीआरएनए मतलब जो टीआरएनए किसको लेकर के आएंगे? एमिनो एसिड को लेकर के आएंगे, वो कहाँ पे बाइंड होंगे? फर्स्ट के अलावा सेकंड, थर्ड, फोर्थ जहाँ भी जो भी आएगा वो ए साइट पे बाइंड होगा। उसके बाद क्या होता है ये हम लोग ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस में समझेंगे। तो आपने देखा राइबोसोम में 3 साइट होती हैं, 2 सब यूनिट होती है, लार्जर और स्मॉलर। दोनों जो है प्रोटीन सिंथेसिस के समय जो है एसोसिएट होती हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। और इनमें जो साइट होती है ई साइट, एग्जिट साइट भी बोलते हैं, जहाँ से डी एसिलेटेड टीआरएनए बाहर जाता है। पी साइट पेप्टाइडल टीआरएनए बाइंडिंग साइट, या हम यहाँ पे फर्स्ट जो एमाइनो एसाइल टीआरएनए होता है बाइंड होता है। ए साइट एमाइनो एसाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट, या होल्ड इनकमिंग टीआरएनए जो हमारे पास इनकमिंग नेक्स्ट वाला आएगा टीआरएनए एमाइनो एसाइल टीआरएनए, उसको हम बोलते हैं ए साइट पे बाइंड करेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम। क्या होता है कि अगर हमारे पास एक ही एमआरएनए के स्ट्रैंड पे एक से ज़्यादा राइबोसोम बाइंड करें, ठीक है, एक से ज़्यादा राइबोसोम बाइंड करें इस तरीके से, और वो प्रोटीन सेम प्रोटीन चेन सिंथेसाइज करें, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे पॉलीराइबोसोम। राइबोसोम मतलब राइबोसोम, पॉली मतलब बहुत से राइबोसोम। तो आपको यहाँ पे देखेंगे एक ही एमआरएनए स्ट्रैंड, जब एक ही पे बाइंड करेंगे तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट इनका सेम होगा, ठीक है, अगर स्टार्टिंग कोडॉन इनका सेम होगा तो इन सबसे बनने वाली जो प्रोटीन चेन होगी वो सेम अमाइनो एसिड सीक्वेंस होगी। ओके, या जहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर मान लीजिए स्टार्टिंग यहाँ से होती है तो लगभग सब में सेम जो है अमाइनो एसिड की प्रोटीन बनेगी। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि साइमल्टेनियसली हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिल जाती है। ये पॉलीसोम का कह सकते हैं इंपॉर्टेंस है। अच्छा, ये जो होता है ये कई बार एग्जाम में पूछा भी है, व्हाट इज पॉलीसोम। तो व्हेन cluster of ribosome held together by the strand of mRNA is known as polysome या polyribosome, ठीक है। प्रोड्यूस नंबर ऑफ सेम पॉलीपेप्टाइड, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एग्जाम में आ जाता है कभी कभी डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड, तो नहीं, सेम पॉली। क्यों? क्योंकि mRNA हमारे पास क्या है? सेम है ना। तो वहाँ पे अगर स्टार्टिंग पॉइंट उनका सेम होगा, अगर सारे राइबोसोम यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनमें बनने वाली पेप्टाइड जो होगी वो सब में सेम होगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है।
ये देखिए एनिमेटेड डायग्राम भी है, यहाँ पे आप लोग इसको समझिएगा। पहले हम लोग राइबोसोम की यूनिट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, इनके सब प्रोकैरियोटिक सेल, इसको हम लोग देखते हैं कितना 70s टाइप है, लार्जर सब यूनिट 50s एंड स्मॉलर सब यूनिट 30s। और जो हमारे पास इनमें सब यूनिट है, हम लोग ये भी पढ़ते हैं ना, राइबोसोम जो है RRNA और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पे जो RRNA है उसकी कौन सी यूनिट 5s RNA एंड 23s, ये तो लार्जर सब यूनिट बनाएंगी, और स्मॉलर सब यूनिट 16s प्लस प्रोटीन बनाएगा। इसी तरीके से यूकैरियोट में कौन सा होता है 80s टाइप होता है, लार्जर सब यूनिट 60s, स्मॉलर सब यूनिट 40s। और 60s को भी बनाने के लिए जो सब टाइप ऑफ RRNA है वो कौन सा है 5s, 5.8s, 28s। अभी इनका आपको फंक्शन भी देखना है। 23s का भी एक बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। 28 का में भी पूछ सकता है, क्योंकि 23 का पूछ चुका है तो आगे आ सकता है, तो आपको भी इसलिए मैं सब यूनिट सब टाइप भी यहाँ पे बता रहा हूँ। और स्मॉलर सब यूनिट कितने से बना होता है 18s RNA प्लस प्रोटीन से मिलकर के बना होता है यूकैरियोटिक के केस में। तो आपको ये भी याद रखना है कि किस में प्रोकैरियोटिक के केस में कौन कौन सा होता है, तो 5s, 23s, 16s। और यूकैरियोटिक के केस में 5s, 5.8s, 28s एंड 18s। तो यहाँ पे आप देखिए लास्ट में 8, 8, 8 है, तो ये आप कॉमन सेंस लगा के थोड़ा याद रख सकते हैं। 5s दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 23s एंड 16s प्रोकैरियोट के केस में। पॉलीराइबोसोम का स्ट्रक्चर देखिए, ये हमारे पास mRNA स्ट्रैंड है, यहाँ से देखिए क्या है, यहाँ पे राइबोसोम जुड़ रहे हैं और हमें पेप्टाइड चेन मिल रही है। और ये हमारे पास देखेंगे कि यहाँ पे क्या है राइबोसोम की, यहाँ पे देखिए ई साइट, पी साइट एंड ए साइट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट जो है यहाँ पे देखिए tRNA किससे बाइंड हुआ है, पी साइट पे बाइंड हुआ है। अब इनकमिंग वाला किससे बाइंड हो रहा है, ए साइट पे बाइंड हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जो अमाइनो एसिड है वो ट्रांसफर हो जाएगी ए साइट वाले पे। उसके बाद ये जो डीएसिलेटेड tRNA है वो देखिए एग्जिट साइड से होता हुआ बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेगा, ये देखिए एग्जिट साइड पे गया और यहाँ से अब बाहर चला जाएगा। तो आप लोग इसलिए यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रोसेस होती है। और ये देखिए यहाँ पे ये लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब। फिर क्या हुआ, फिर इनकमिंग कहाँ पे आया, ए साइड पे आया। फिर यहाँ से ये ट्रांसफर होगा अमाइनो एसिड का जो भी सीक्वेंस है, पहले पी साइड से ए साइड पे, जिसको हम लोग पेप्टाइड ट्रांसफेज एक्टिविटी बोलते हैं। फिर क्या हो जाएगा, डी एसिटाइलेटेड कहाँ चला जाएगा, फिर से बाहर चला जाएगा। तो आप लोग इजिली इस तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है mRNA। तो mRNA बहुत ज़रूरी है। यहाँ बिना mRNA के हमारे पास क्या नहीं होगा, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस ही नहीं होगी कि कौन सा अमाइनो एसिड बनाना है। तो mRNA बहुत ज़रूरी होता है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये कोडिंग रीजन होता। अच्छा, अब mRNA जो होता है सब यहाँ पे इसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, 5' to 3', क्या होगी 5' to 3'। अब इसमें कोडिंग रीजन के अलावा, कोडिंग रीजन मतलब जो मेन हमारे पास अमीनो एसिड सिंथेसाइज कराने के लिए जो कोड होंगे, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा कोड होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। ये 5' एंड की तरफ भी होंगे और 3' एंड की तरफ भी होंगे। 5' एंड की तरफ होने वाले इस अनट्रांसलेटेड रीजन को बोलते हैं लीडर सीक्वेंसेस। क्या बोलते हैं, लीडर सीक्वेंसेस। और 3' एंड की तरफ सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, ट्रेलर सीक्वेंसेस। क्या बोलते हैं, ट्रेलर सीक्वेंसेस। अच्छा, जो मेन कोडिंग रीजन है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो उसमें हमारे एक इनिशिएशन कोडॉन होगा, ठीक है, इनिशिएशन कोडॉन होगा, मेन कोडिंग रीजन होगा। उसके बाद टर्मिनेशन, जहाँ पे हमारा कह सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप होगा। तो कोडिंग रीजन कंसिस्ट ऑफ इनिशिएशन कोडॉन एट 5' एंड, टर्मिनेशन कोडॉन एट 3' एंड जो मेन कोडिंग रीजन है ये भी होगा। और कुछ हमारे पास 5' की तरफ अनट्रांसलेटेड रीजन जिसको लीडर सीक्वेंस, और 3' की तरफ ट्रेलर सीक्वेंस भी बोलते हैं। और हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए हैं सिस्ट्रॉन के बारे में। तो यूकैरियोटिक mRNA है जो वो क्या होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। और जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक mRNA है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। अब यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू भी स्ट्रक्चर को समझेंगे डिटेल में कि ये हमारे पास क्या है। मान लीजिए mRNA की स्ट्रैंड है, ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, इनिशिएशन कोडॉन है, फिर स्टॉप कोडॉन है, फिर यहाँ पे देखेंगे कि कुछ रीजन है, उसके बाद फिर से इनिशिएशन कोडॉन है और फिर से स्टॉप कोडॉन है। और ये 3' की तरफ अनट्रांसलेटेड रीजन है और ये 5' की तरफ अनट्रांसलेटेड रीजन है। तो जो दो, अब ये क्या हो गया, ये एक ही यूनिट पे, ठीक है, हमारे पास क्या हुआ, एक ही mRNA पे, ये देखिए एक सिस्ट्रॉन हुआ और ये दूसरा सिस्ट्रॉन हम बोलेंगे। और इनके बीच जो कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन है या अनट्रांसक्राइब्ड रीजन है,
ट्रांसलेटेड रीजन है उसको हम लोग बोलेंगे इंटरसिस्ट्रॉनिक रीजन। दो सिस्ट्रॉन के बीच में जो रीजन है उसको क्या बोल रहे हैं, इंटरसिस्ट्रॉनिक रीजन। ये भी एक बार क्वेश्चन में आया है कि द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट बिटवीन टू सिस्ट्रॉन इज नोन एज इंटरसिस्ट्रॉनिक रीजन। ओके, ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना है कि यहाँ पे 5 प्राइम की तरफ प्रोकैरियोट में देखिए 5 प्राइम पे कोई भी कैपिंग जैसा कुछ नहीं, कैपिंग मतलब मिथाइल ग्वानिलेट नहीं है, ठीक है। और यूकैरियोट में क्या होगा, यहाँ पे देखिए मिथाइलेटेड ग्वानिन जो है 5 प्राइम पे प्रेजेंट है, जिसको हम लोग प्रोसेसिंग में क्या देखते हैं 5 प्राइम कैपिंग बोलते थे ना। और उसके बाद क्या है 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन है। ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में होगा अनट्रांसलेटेड रीजन, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होगा। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यूकैरियोट के केस में आप देखेंगे मिथाइलेटेड ग्वानिन 5 प्राइम पे अटैच्ड होता है, ठीक है। और 3 प्राइम के क्या होता है, 3 प्राइम पे यहाँ पे पॉली टेलिंग, जबकि यहाँ पे एब्सेंट है प्रोकैरियोट के केस में। क्योंकि प्रोसेसिंग सिर्फ हम लोग किस में देखते हैं, यूकैरियोटिक के केस में देखते हैं। तो पॉली टेलिंग कहाँ पे हो जाएगी, ये हो जाएगी आपको 3 प्राइम एंड की तरफ। और यहाँ पे जो मेन कोडिंग हमारे पास पार्ट है वो क्या है, ये वाला रीजन है। ये मेन प्रोटीन कौन सी बननी है, यहाँ पे जो भी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होंगे इसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड की चेन बनेगी, वही हमारी फिर प्रोटीन बन जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से प्रोकैरियोटिक एमआरएनए और यूकैरियोटिक एमआरएनए में क्या डिफरेंस होता है। अब देखते हैं टीआरएनए। टीआरएनए जो होता है इसका हम लोग एडेप्टर आरएनए भी बोलते हैं। इसका मेन काम होता है कि अमाइनो एसिड को कोडॉन के अकॉर्डिंग ले जाकर के वहाँ पे पहुँचाने का काम करता है, और उसी तभी जो है चेन बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। सीक्वेंस होना एमआरएनए का, सिर्फ सीक्वेंस होना जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे क्या होता है कि राइबोसोम की बाइंडिंग टीआरएनए का ही उतना रोल होता है। तो टीआरएनए क्या करता है, वहाँ पे एमाइनो एसिड ले जाने का काम करता है, ठीक है। जब वो एमाइनो एसिड और वहाँ पे जो एमाइनो एसिड जाएगा वो किसके अकॉर्डिंग जाएगा, यहाँ पे जो कोडॉन पे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है इसके कम्प्लीमेंट्री टीआरएनए पे क्या होते हैं, एंटी कोडॉन होते हैं। कोडॉन के कम्प्लीमेंट्री टीआरएनए पे क्या होते हैं, एंटी कोडॉन होते हैं, जो कि यहाँ पे बाइंड करेगा और एमाइनो एसिड को वहाँ पे ले जाएगा, और तब जाके हमारे प्रोटीन एमाइनो एसिड की एक चेन बन जाएगी और उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन जो कि वो बनेगी। टीआरएनए के दो कह सकते हैं दो मॉडल हैं, एक तो 2D मॉडल और एक 3D मॉडल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। 2D मॉडल को और क्या बोल सकते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। हॉली ने इसको रिप्रेजेंट किया था, और क्लुग एंड किम जो है वो 3D मॉडल रिप्रेजेंट किए थे, जो इसको हम लोग एल फॉर्म भी बोलते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। मोस्ट एक्सेप्टेड जो मॉडल है वो हम लोग देखते हैं 2D मॉडल, और इसी के को रीड करेंगे और यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे भी वही है कि मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रैंड होगा, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, और कुछ इस तरीके से फोल्ड होकर के ये स्ट्रक्चर बना लिए। तो यहाँ पे 3 प्राइम एंड पे ये जो सीक्वेंस दिख रहे हैं ACC, ये पर्टिकुलर सीक्वेंस है, ये यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। तो 3 प्राइम पूछता है एग्जाम में कि व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एट 3 प्राइम एंड ऑफ द टीआरएनए। तो आपको याद रखना है ACC, ओके। 5 प्राइम पे क्या होगा, ग्वानिन होगा। 5 प्राइम के तरफ फर्स्ट जो आर्म होगी उसको बोलेंगे DHU आर्म, डाइहाइड्रोयूरिडिनॉम, ठीक है। और 3 प्राइम एंड की तरफ जो फर्स्ट आर्म होगी TC आर्म होगा, ठीक है। इसका काम होता है डाइहाइड्रोयूरिडिनॉम का। यहाँ पे एमाइनो एसिड, जो अभी हम लोग एंजाइम देखे थे एमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, ये क्या करता है, यहाँ पे बाइंड होगा और पर्टिकुलर एमाइनो एसिड को 3 प्राइम एंड पे क्या करवाएगा, बाइंड करवाएगा, ठीक है। ये काम होता है DHU आर्म का। TC आर्म होता है इट रिकॉग्नाइज द राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी, मतलब जब हमारे पास एमाइनो एसिड को ये ले जाने का काम करेगा, तो जो राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है वो कौन सा आर्म करता है, TC आर्म करता है। और अब हमारे पास mRNA पे प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड को रिकॉग्नाइज करने का जो काम करेगा वो काम करेगा एंटी कोडॉन आर्म। कौन करेगा, एंटी। क्यों एंटी कोडॉन बोलते हैं, क्योंकि एमआरएनए में प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड को क्या बोल रहे हैं, कोडॉन, तो उसके कंप्लीमेंट्री जो हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, एंटी कोडॉन, ठीक है। और यहाँ पे वोबल बेस भी होता है, ठीक है। वोबल बेस हम लोग देखेंगे कहाँ पे होगा, जैसे हम लोग देखते थे ना कि इधर होता है 3 प्राइम एंड ऑफ एमआरएनए ना, तो उसके लिए यहाँ पे जो हमारे पास होगा, क्योंकि ये इस तरीके से हो जाता है, तो ये 5 प्राइम एंड है, तो यहाँ पे 5 प्राइम एंड पे जो बेस होगा वोबल बेस भी बोलते हैं। तो हम लोग वोबल बेस 5 प्राइम एंड ऑफ टीआरएनए के केस में और 3 प्राइम ऑफ एमआरएनए के केस में बोलेंगे। और ये देखिए एल फॉर्म स्ट्रक्चर है, एमिनो एसिड बाइंडिंग साइड, लूप 3, लूप 1 एंड लूप 2, मतलब एंटी कोडॉन वाला पार्ट। तो यहाँ पे आपको इजीली देख सकते हैं। ये क्या होती है, वेरिएबल आर्म होती है, इसके डिपेंड पे डिफरेंट टाइप के हम आरएनए देखते हैं। किसी मोस्टली प्रेजेंट होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ये वेरिएबल आर्म जो होती है ये एब्सेंट होती है, ठीक है।
अब देखिए आरआरएनए, आरआरएनए का क्या रोल होता है? तो आरआरएनए का मेन रोल तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले यहाँ पे देखा था, ये यहाँ पे कि जो हमारे पास सभी यूनिट हैं उनमें बनाने में हेल्प करता है। जैसे लार्जर में कौन कौन सा है? प्रोकैरियोट के केस में 5s 23s, और यहाँ पे 5s 5.8s एंड 28s, स्मॉलर में 18s। तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे इसका फंक्शन थोड़ा देख लेते हैं आरआरएनए का। आरआरएनए प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। 28s of 60s सब यूनिट एंड 23 of 50 सब यूनिट प्ले कैटालिटिक रोल, ठीक है, कैटालिटिक रोल। दे फॉर्म पार्ट ऑफ पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी। मतलब अब यहाँ पे जो 28 हमारे पास टाइप है 60s के केस में, और 23 जो है 50s के केस में, ये क्या करता है कि जब टीआरएनए से अमाइनो एसिड पी साइट से ए साइट पे ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन? ये तो एग्ज़ाम में एक बार आया है, विच प्ले कैटालिटिक रोल इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोट्स में कौन कैटालिटिक रोल प्ले कर रहा है? हमारे पास 23s टाइप, ठीक है। और अगर यूकैरियोट में पूछ ले तो आपको क्या बताना है? 28s। अब यहाँ पे देखेंगे स्मॉलर सब यूनिट, तो स्मॉलर सब यूनिट में सिर्फ एक ही होता है 18s इन केस ऑफ 40 सब यूनिट एंड 16s इन केस ऑफ 30 सब यूनिट इनको प्रोकैरियोट। इनका काम होता है कि जब हमारे पास mRNA के स्ट्रैंड को सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट रिकॉग्नाइज करती है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ बाइंड करते हैं, ठीक है। पहले क्या होता है? पहले स्मॉलर सब यूनिट रिकॉग्नाइज करेगी, फिर लार्जर सब यूनिट आकर के बाइंड करेगी। तो इसमें यूकैरियोट के केस में 18s इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और प्रोकैरियोट के केस में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? 16s रिकॉग्निशन में, ठीक है। और करेक्ट पोजिशनिंग ऑफ द mRNA एंड पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज पेप्टाइडल टीआरएनए में भी हेल्प करता है। मतलब mRNA पे करेक्ट पोजीशन पे ये पहले बाइंड कर जाए, इसमें भी रोल प्ले किया, मतलब रिकॉग्निशन में भी। और जब टीआरएनए आता है ना लेकर के पेप्टाइडल टीआरएनए, तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? सब स्मॉलर सब यूनिट में जो प्रेजेंट है हमारे पास 18s एंड 16s आरआरएनए, ठीक। तो आपने देखा कि आरआरएनए में भी जो हमारे पास सब टाइप हैं उनका क्या अलग अलग रोल है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे 28s इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड 23s इन केस ऑफ 28s इन केस ऑफ यूकैरियोटिक एंड 23s इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक कैटालिटिक रोल प्ले करते हैं, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो स्मॉलर सब यूनिट में प्रेजेंट हैं 18s एंड 16s ये रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। इतना आपको याद रखना है। फिर एंजाइम का नाम आता है एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। इसका रोल क्या है, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं? टीआरएनए लाइगेज। ये क्या करता है? इट अटैचेज एप्रोप्रिएट अमाइनो एसिड टू टीआरएनए विद कोवैलेंट लिंकेज। मतलब हमारे पास पहले DHU आर्म पे ये क्या करेगा? बाइंड करता है। इसके लिए जो बाइंडिंग साइट है वो कहाँ पे है? ये जो DHU आर्म अभी डाइहाइड्रोयूरिडी नाम है वहाँ पे देखते हैं, और ये 3' एंड पे क्या करवा देता है? ये बाइंडिंग करवा देता है अमाइनो एसिड की। तो ये हम लोग देखते हैं। और जब टीआरएनए बाइंड हो जाता है अमीनो एसिड से तब उसको बोलते हैं चार्ज टीआरएनए। तो अभी हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ ट्रांसलेशन देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करें मैकेनिज्म ऑफ। बहुत ईजी तरीके से, इसलिए मैंने सारे बेसिक एकदम क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। तो आप लोग इस तरीके से लेक्चर को देखिए और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिए। आपके जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, वहाँ से आपके डाउट क्लियर किए जा सकते हैं। ओके, थैंक यू।